नमस्कार। ध्यान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक, हमारी जो यूनिट चल रही थी सॉलिड स्टेट, उसी का अगला पार्ट। और इसमें आज हम सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करेंगे। सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो लास्ट में किया था वो था ब्रैग इक्वेशन। लास्ट में हमने जो किया था वो क्या था? वो था ब्रैग इक्वेशन। और ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? ब्रैग इक्वेशन का मतलब होता है L लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा। ब्रैग इक्वेशन में यहां पर लिख देता हूं, ब्रैग इक्वेशन होती है L लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। हमने लास्ट जो वीडियो की थी उस वीडियो में ब्रैग इक्वेशन के बारे में बात की थी। और ब्रैग इक्वेशन बताती क्या है? ब्रैग इक्वेशन जो ब्रैग समीकरण है, ब्रैग समीकरण होती है N लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। और ये बताती किसके बारे में है? ये बताती है क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के बीच में बताती है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इससे पहले हमने बात की क्रिस्टल, हमने बात की सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एक्रिस्टलाइन। मतलब एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्रिस्टलीय के बारे में, जिसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना प्रारंभ किया और ये देखा कि क्रिस्टलीय ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद हमने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विभिन्न प्रकारों के पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं। उसके अलग अलग प्रकार के गुणों के बारे में हमने बात की। अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं उनके बारे में बात की। 3 प्रकार के क्रिस्टलोग्राफी के जो नियम होते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर पढ़ा वाइस और मिलर के इंडिसाइज के बारे में, वाइस और मिलर के सूचकांक के बारे में, वाइस और मिलर के सूचकांक को किस प्रकार से निकाला जाता है और ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट हमने बात की ब्रैग इक्वेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्रिस्टलों के जो संरचना होती है उसका निर्धारण करने के लिए किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलों, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुख्य रूप से 2-3 विधियां हैं, पाउडर है, लाउ है, ब्रैग है, 3-4 प्रकार की इसके अंदर विधियां हैं। तो उन्हीं विधियों के बारे में हम बात करेंगे कि क्रिस्टल का अध्ययन करने के लिए किस किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो एक्स किरण विवर्तन होता है उससे क्रिस्टल के अलग अलग फलकों से इन सतहों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एक्स किरण विवर्तन या एक्स किरण डिफ्रैक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अलग अलग प्रकार के जो फलक होते हैं, जो फेसेस होते हैं, उनसे इसकी जो सतह है, इसकी जो लेयर है, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जिससे क्रिस्टल की पूर्ण संरचना की जानकारी मिल जाती है। और इसकी कई प्रायोगिक विधियां हैं जिनका वर्णन यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले ब्रैग मेथड। इस विधि में ये एक घूमने वाली टेबल होती है और इसके ऊपर इस तरीके से हम क्या डालते हैं, एक जो एक्स किरण है उसको डालते हैं। इस विधि में घूमने वाली टेबल होती है जिस पर गोलाई में स्केल बना रहता है। इस टेबल के केंद्र में एक बड़ा क्रिस्टल फिक्स किया जाता है। यहाँ पर ये हमने क्रिस्टल फिक्स कर दिया, ये वाला क्रिस्टल है। एक एक्स किरण नली से अब हमारे पास में क्या होगी, एक एक्सरे ट्यूब होगी। ये एक्सरे ट्यूब है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूं। ये एक्सरे ट्यूब है। अब एक्सरे ट्यूब से ज्ञात वेवलेंथ वाली किरणें यहां से निकलती हैं, जो स्लिट से, जो कि इसको इकट्ठा कर देगी, स्लिट से गुजरकर यहां पर टकराती हैं एस पर, क्रिस्टल की किसी भी सतह पर टकरा जाएंगी और यहां से क्या होगी, परावर्तित होंगी, यहां से परावर्तित होंगी और एक अन्य स्लिट से गुजरते हुए यहां से टकराकर इन्होंने अपना रास्ता बदला, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई और यहां स्लिट से टकराकर कहां पर चली गई, एक डिटेक्टर में चलेगी। आयनीकरण कक्ष ई में प्रवेश करती हैं, आयनाइजेशन चैम्बर ई में प्रवेश करती हैं और डिटेक्टर डी में चली जाती है। ठीक है, जो डिटेक्टर डी से जुड़ा रहता है, इसमें क्रिस्टल से परावर्तित हुई एक्स किरणों की तीव्रता की जानकारी मिलती है।
प्रारंभ में क्रिस्टल के कम कोण पर एक्स किरणों को भेजा जाता है, मतलब हम इसको घुमाकर और इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं एंगल, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एंगल के मान को बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस डिटेक्टर में कौन कौन सी किरणों की तीव्रता डिटेक्ट होती है। जिस कोण पर या जिस जगह पर एक्स किरणों की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी वह ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करेगी और इस ब्रैग समीकरण से डी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है, लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो डी की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो वापस देखिए, हमारे पास एक घूमने वाला रिवॉल्विंग एक टेबल होता है, इसके अंदर हम इस तरीके से यहाँ पर एक क्रिस्टल को फिक्स कर देते हैं। एक्स किरण को स्लिट में से होकर गुजारकर इसके ऊपर डाला जाता है, जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ चेंज करती है और एक आयोनाइजेशन चैम्बर ई में प्रवेश करती है। अब इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होता है, डी डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर का काम होता है उसकी जो तीव्रता होती है उसको ज्ञात करना, डिटेक्टर का काम है उसकी तीव्रता को ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीव्रता, अब यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके एंगल को बढ़ाते, इसको रोटेट करते जाएंगे तो इसका एंगल बढ़ता जाएगा। जिस एंगल पर यहाँ पर तीव्रता सर्वाधिक आएगी, इंटेंसिटी सर्वाधिक आएगी, वही एंगल क्या होगा, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसकी सहायता से हम साइन थीटा की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं और वहां से हम एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, क्रिस्टल के तलों के मध्य की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगी पहली विधि ब्रैग एक्स समीकरण स्पेक्ट्रोमीटर। इसका डायग्राम आप बना लीजिए, जब भी कभी आएगा इसका डायग्राम आपको आवश्यक रूप से बनाना है कि किस प्रकार से ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घूर्णी क्रिस्टल विधि, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। दूसरा है घूर्णी क्रिस्टल विधि, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इस विधि में एक छोटे क्रिस्टल को किसी क्रिस्टलीय अक्ष के समांतर घुमाया या घूर्णित किया जाता है। इस घूमते हुए क्रिस्टल पर लंबवत दिशा में एक्स किरणों को भेजा जाता है। घूमते हुए क्रिस्टल के विभिन्न तल एक्स किरणों के पथ में आकर डिफ्रैक्शन करते हैं, विवर्तन करते हैं। विवर्तित एक्स किरणें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं, जिससे एक फोटोग्राफ इस तरीके से प्राप्त हो जाता है, जिसमें प्रत्येक विवर्तित एक्स किरण से एक धब्बा बनता है। इस प्रकार के चित्र क्रिस्टल के तीनों अक्षों के लिए लिए जाते हैं। इन फोटोग्राफ्स की सहायता से इनके जो बीच की दूरियां हैं उनका माप कर लिया जाता है और हमें क्रिस्टल की संरचना मिल जाती है। तो किया क्या जाता है, किसी यहाँ पर इस विधि में एक छोटा क्रिस्टल है और किसी अक्ष के समांतर उसको घुमाएंगे, उसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये घूमेगा तो घूमने के इसके अंदर से, जैसे ये ऐसे रिवॉल्व होता रहेगा तो इसके अंदर से एक्स किरणों को गुजारा जाएगा। यहाँ हम इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर से एक्स किरणों को गुजारा जाएगा। वो एक्स किरणें विभिन्न तलों से टकराएंगे और टकराकर विवर्तित होंगी। विवर्तित होने के बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक धब्बा छोड़ देंगे। तो जहां पर अब धब्बे अलग अलग जगह पर आएंगे, जैसे यहाँ से ये इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, हम इस तरीके से हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जहां से वो एक्स किरण गुजरेगी, गुजरकर जब वो सामने जाएगी विवर्तित होकर तो वहां पर धब्बा छोड़ देगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ धब्बे ऊपर प्राप्त हो गए, कुछ धब्बे नीचे प्राप्त हो गए, तो अब इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार की ये हम कह सकते हैं कि एक्सरे होता है, जो आपका क्रिस्टल है उसका एक्सरे किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है पाउडर मेथड। इस विधि को डेबाई और शेरर दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकसित किया, इसलिए इसको डेबाई शेरर मेथड भी कहते हैं। इस विधि में पदार्थ का सबसे पहले चूर्ण लिया जाता है और उसमें छोटे छोटे, अब जब हम इसका चूर्ण बना लेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे जो कि अलग अलग ढंग से अभिविन्यासित होंगे। पदार्थ के नमूने को एक पतली कांच की नली में लेकर उस पर एक्स किरणों का बारीक पुंज डाला जाता है। उसको एक पतली कांच की नली में ले लेते हैं और उस पर एक्स रे को डाला जाता है। नमूने में क्रिस्टल सभी संभावित अभिविन्यासों में उपस्थित होते हैं। अब क्योंकि हमने इसका पाउडर बना लिया, तो पाउडर बनाने पर क्रिस्टलों की जितने अभिविन्यास ओरिएंटेशन हो सकते थे, जितने रूप में वो पाए जा सकते थे, सभी रूपों में वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए पाउडर मेथड पाए जाते हैं। क्रिस्टल के जालक तलों के प्रत्येक सेट के लिए एक थीटा कोण होता है। जो जालक तल है उसके लिए एक थीटा कोण होता है जो ब्रैग समीकरण की अनुपालना करता है। अतः असंख्य सूक्ष्म क्रिस्टलों में से कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं अब जो कि इस कोण पर अभिविन्यासित होते हैं। विवर्तित किरणों के पुंज को एक बेलनाकार रूप से इस तरीके से एक ऐसे रखी होती है, जैसे इसके बाहर की तरफ, ये देखिए फोटोग्राफिक प्लेट है
बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर चूर्ण है, इसके ऊपर हम एक्स किरण डालेंगे तो इससे यहाँ पर फोटो बनेगी। इसके बाहर की तरफ इस तरीके से फोटोग्राफिक, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है तो इसके यहाँ पर हम एक फोटोग्राफिक फिल्म को लगा के रख देंगे। विवर्तित किरणों पुंज को बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया जाता है। ये एक शंकु आकार में विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं, तो इस तरीके से इसके ऊपर गिरते रहते हैं। तो अब ये हो गया पहला तल, इसके बीच की दूरी x1, दूसरा तल ये, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के तल आते हैं। तो यहाँ पर पहले तल में गिरेंगी, फिर दूसरे तल में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में शंक्वाकार रूप से गिरती रहती हैं। ये फोटोग्राफ की प्रत्येक रेखा पर उस जालक तल के सेट का सूचकांक लगा दिया जाता है और फिर इसे नापकर x के सही मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। यदि फिल्म की त्रिज्या r हो तो 360 डिग्री के प्रकीर्णन कोण के संगत परिधि 2πr होगी। तो x/2πr बराबर 2θ/360 डिग्री। तो थीटा x हमें यहां से पता चल जाता है, तो x × 360/4πr इनकी वैल्यू रख के और हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस थीटा के मान को ब्रैग समीकरण से में रखकर जालक तलों का अंतराल d की गणना कर ली जाती है और इस प्रकार d के विभिन्न मानों से कि कहां पर वो उसके तल पाए जाते हैं, उससे हम क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का लाभ यह है कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम तो एक चूर्ण ले रहे हैं, तो चूर्ण तो छोटे क्रिस्टल से भी बनाया जा सकता है। तो छोटा सा अगर हमारे पास क्रिस्टल हो तो हम उससे भी पाउडर विधि द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। अगली विधि है लव विधि। इस विधि में एक इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ये एक्स किरण नलिका है, ये लेड की स्लिट है, शीशे की स्लिट होती है लेड की, पीपी प्लम्बस। इसमें से प्रकाश यहां से एक्स किरणें निकलती हैं और इसके ऊपर पड़ती हैं। इस जो हमारे पास में क्रिस्टल है इसके ऊपर पड़ती है, प्रकाश है पतला पुंज, और यहां से टकराकर ये एक एक्सरे प्लेट पर जाएंगी और एक्सरे प्लेट पर जाकर क्या करेंगी, एक फिल्म का निर्माण, एक फोटो का निर्माण करेंगी। इस विधि में एक व्यवस्था होती है, एक्स किरणों को एक लेड स्लिट में से गुजारकर पतले पुंज को पदार्थ के क्रिस्टल पर भेजा जाता है, पदार्थ के क्रिस्टल पर भेजा जाता है। और अब देखिए, जब ये पदार्थ के क्रिस्टल पर भेजा जाएगा तो अलग अलग कोणों से विवर्तित होंगी और उस क्रिस्टल के ऊपर अलग अलग जगह पर डॉट आ जाएंगे, क्रिस्टल पर विवर्तित होती हैं और इन विवर्तित किरणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर भेज दिया गया। अब इस प्लेट को डेवलप कर लिया, जैसे हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे के बाद में आजकल उसको डेवलप नहीं किया जाता, पहले उसको डेवलप किया जाता था, आजकल तो मशीन है वो अपने आप उसको ऑटोमेटिक निकाल के दे देती है, कंप्यूटर से होता है। पहले उसको सॉल्यूशन में रख के डेवलप किया जाता था, वही मेथड है, इसे सॉल्यूशन में रख के डेवलप किया जाएगा। प्रत्येक क्रिस्टल प्रकार के लिए यह डिजाइन अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल के लिए यह डिजाइन अलग अलग होता है। इस डिजाइन का विश्लेषण करके उसकी संरचना की जानकारी हम प्राप्त लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक गहरा धब्बा होता है, उसके बाद अलग अलग जगह पर, जैसे ये एक पॉइंट है, उसके बाद ये एक परत आ गई, फिर ये परत आ गई, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हैं। अब बीच वाला जो धब्बा है ये दर्शा रहा है कि जो एक्स किरणें यहाँ पर आई हैं वो बिल्कुल सीधी आई हैं, वो किसी से टकराकर नहीं आई और वो विवर्तन नहीं हुए और वो सीधी यहाँ पर आ गई, बिना विवर्तन वाली किरणों का द्योतक है। जबकि अन्य धब्बे विवर्तित किरणों के स्थान को दर्शाते हैं। क्रिस्टल के भिन्न भिन्न हिस्सों से विवर्तित एक्स किरणें केंद्र बिंदु से अलग अलग दूरी पर भिन्न भिन्न कोण पर भिन्न भिन्न तीव्रता के धब्बे बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखो, इस केंद्र से अलग अलग दूरी पर अलग अलग एंगल के इन्होंने धब्बों को बना लिया, तो इससे हमें डिजाइन की जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन तरीकों से, मतलब कई प्रकार के जो मेथड है हमारे पास, जैसे ब्रैग मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं, पाउडर मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं, लव मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के हमारे पास मेथड होते हैं, जिन मेथड्स की सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, किस क्रिस्टल के अंदर कौन कौन सी परतें कहां कहां पर पाई जाएंगी। तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जब भी कोई यहाँ पर मेथड आएगा, उस मेथड में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि आप उसके डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बनाकर आए। तो एक बार उसके सभी के डायग्राम आप वापस देख लीजिए। ये ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम है, पहली विधि ब्रैग विधि, जिसमें एक घूर्णन वाला एक टेबल होता है, उसके ऊपर क्रिस्टल को रखा जाता है। ये ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम होता है, इसको आप बड़े ध्यान से बना लीजिए और यहाँ पर इसको आपको बनाकर आना आवश्यक है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एक विधि का कंप्लीट वर्णन पूछा जाता है, एक विधि को कंप्लीट रूप से समझाइए, ये पूछा जाता है। तो उसी के आधार पर
आपको इनके सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस किस तरीके से विधियां होती हैं और किस किस तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से इन विधियों के द्वारा क्रिस्टलों के विभिन्न, यहाँ पर देखिए सभी के अंदर एक कॉमन चीज है कि हम क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी को ज्ञात कर रहे हैं, कि क्रिस्टल के तल जो होते हैं उसके बीच की दूरी को या तो हम थीटा एंगल हमें पता चल जाएगा या हमें उसका धब्बा बन जाएगा, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे कि क्रिस्टल के बीच के जो तल है उनकी दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले ब्रैग, दूसरी है घूर्णी क्रिस्टल विधि, तीसरी है पाउडर विधि जिसको डेवाइस शेरर विधि भी कहा जाता है। पाउडर विधि का डायग्राम देखिए, पाउडर विधि का ये डायग्राम है, देखिए पाउडर विधि का इस तरीके से ये डायग्राम है, किस तरीके से इसका होता है। चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाती है, एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट, और उससे हमें इस प्रकार का एक पाउडर फोटोग्राफ प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है लाउ मेथड। लाउ मेथड में इस तरीके से होता है, तो आपके पास एक एक्सक्रीन नलिका है, लेड स्लिट है, फोटोग्राफिक प्लेट पर आप डालेंगे तो उससे अलग अलग प्रकार के, जैसे देखो यहाँ पर है तो ये गोलाकार इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके के धब्बे हमें प्राप्त होंगे जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके के धब्बे यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार की विधियों से, चाहे आप ब्रैग की विधि का प्रयोग करें, चाहे आप घूर्णी क्रिस्टल विधि का प्रयोग करें, चाहे आप पाउडर विधि का प्रयोग करें, चाहे आप लाउ विधि का प्रयोग करें, और इन सभी विधियों से आप क्या कर सकते हैं, सभी विधियों से प्रयोग करते हुए आप किसी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ संरचनाओं के बारे में, जिनमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में दे रखी है NaCl की क्रिस्टल संरचना। ये NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है ब्रैग आयनीकरण स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग विधि की सहायता से, आयनीकरण जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी सहायता से रॉक साल्ट जो ओरिजिनली नमक होता है खानों से निकलने वाला, NaCl की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया गया है। क्रिस्टल को भिन्न भिन्न कोणों पर, अब इस क्रिस्टल को अलग अलग कोणों पर घुमाया गया और आयनीकरण धारा की तीव्रता को ज्ञात किया गया कि धारा की तीव्रता क्या है आयनीकरण होने के बाद में। इन कोणों को आपतित या ग्लांसिंग कोण कहते हैं, जो हमें कोण यहाँ पर प्राप्त होते हैं उसको आपतित या ग्लांसिंग कोण कहते हैं, और भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए इनके मान और धारा की तीव्रता अलग अलग होती है। तो 100 के लिए यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान सर्वाधिक आया, फिर 20 से 25 के बीच में आया, और फिर 35 से 40 के बीच में आया। 110 के लिए 15 से 20 के बीच में, 111 के लिए 10 पर इसका मान आया, 20 से 25 के बीच में इसका मान आया। तो यहाँ पर I तथा 2 थीटा के मध्य ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के मतलब इंटेंसिटी और 2 थीटा के मध्य हमने यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो प्राप्त किए हैं। ब्रैग समीकरण जो होती है उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसी प्रकार से उसको लिखते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो n लैम्डा इधर आएगा तो 2n लैम्डा sin थीटा इक्वल टू 1/d। तो अब प्रावर्तन के किसी भी क्रम के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये अगर हम इसको स्थायी कर दें, क्योंकि हमें लैम्डा जो होता है वो ज्ञात होता है, n और 2 तो ऑलरेडी स्थायी है, तो हम क्या कर सकते हैं 1d समानुपाती किसके है साइन थीटा के, मतलब d किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो NaCl के क्रिस्टल के लिए प्रथम कोटि अर्थात 100, 110 और 11 के आपतित कोण के मान, थीटा कोण के मान क्या होते हैं, क्रमशः 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री और 5.2 डिग्री आते हैं। अब समीकरण इसका प्रयोग करते हुए हम तीनों प्रकार के अंतराल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए D11 तो यहाँ पर sin 5.9 अनुपात, अब तीनों तल होते हैं तो 100, 110 अनुपात के रूप में लिखते हैं उनको। तो यहाँ पर 100 के लिए तो 1/sin 5.9 डिग्री, 110 के लिए 1/sin 8.4 डिग्री और D111 के लिए 1/sin 5.2 डिग्री। इसकी वैल्यू आएगी 9.33, इसकी वैल्यू आएगी 6.84 और इसकी वैल्यू आएगी 11.04। यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये लगभग 10 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये लगभग 7 है तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, और ये लगभग 11.4 है तो इसकी वैल्यू 1.14 आ जाएगी। तो अलग अलग प्रकार के अनुपातिक वैल्यू यहां पर हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के आंकड़ों के द्वारा। यह अनुपात फलक केंद्रित, अब ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है, ये देखिए यहां पर हमें सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो अलग अलग प्रकार के हमें अनुपात प्राप्त होंगे उनके लिए वो किसकी संरचना के बराबर का अनुपात है वो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे संरचनाओं के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कुछ संरचनाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कुछ संरचनाओं को हम FCC कहते हैं,
कुछ संरचनाओं को हम एफसीसी कहते हैं, कुछ संरचनाओं को हम एफसीसी कहते हैं, कुछ को एससीसी कहते हैं, कुछ को बीसीसी कहते हैं। एससीसी फेस सेंटर्ड, एससीसी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं और अलग अलग प्रकार की संरचनाओं के लिए जो अनुपात की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो भी अलग अलग प्रकार की आएगी। मतलब किसी संरचना के लिए जो अनुपात एफसीसी के लिए है वो सभी एफसीसी संरचनाओं के लिए समान रहेगा। तो इसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। यह अनुपात, अब जो हमें वहां अनुपात प्राप्त हुआ है, एक तो अनुपात हमें प्राप्त हुआ 1, एक अनुपात प्राप्त हुआ 0.7 और एक अनुपात प्राप्त हुआ 1.14। तो इस तरीके से जो हमें अलग अलग प्रकार के अनुपात प्राप्त हुए हैं वो किसके अनुरूप होते हैं? लगभग एफसीसी के अनुरूप होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि NaCl एफसीसी प्रकार की संरचना का होता है, जिसमें फलक केंद्रित होगा, जिसमें क्या होगा, NaCl की क्रिस्टल संरचना में इनमें फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक होता है, घनीय प्रकार का जालक है लेकिन फेस सेंटर्ड है, जिसमें Na+ और Cl आयन सभी दिशाओं में तीनों अक्षों के समांतर क्रम में अवस्थित रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन द्वारा घिरा रहता है। ये क्लोराइड आयन के चारों तरफ 6 सोडियम आयन होते हैं। प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों द्वारा घिरा रहता है और NaCl की प्रत्येक इकाई में 4 ही क्लोरीन आयन होते हैं और 4 ही सोडियम आयन होते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आगे KCl की संरचना के बारे में देखते हैं। KCl की क्रिस्टल संरचना देखिए, KCl का जब हमने अध्ययन किया तो 100, 110 और 111 के लिए प्रथम कोटि के आपतित थीटा के मान जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होता है 100 के लिए 5.28 डिग्री, 110 के लिए 7.61 डिग्री और 111 के लिए 111 के लिए 9.38 डिग्री। ठीक है, तो KCl के I तथा 2 थीटा के जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के आंकड़े हैं उसके आधार पर हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अभी वही समीकरण हम लगाएंगे। ये समीकरण किस प्रकार से आई इसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहां पर हम इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे कि D अनुपात इनका सेम होता है, D100 तल, D110 तल और D111 के लिए 1/sin 5.38, 1/sin 7.61 और 1/sin 9.38 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, 1/0.0938, 1/0.1326 और 1/0.1630। अब हम जब इसको काटेंगे तो ये लगभग 1 के बराबर आ गया, ये लगभग 7 के, ये लगभग 5 के। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू हमें यहां पर प्राप्त हुई है, ये हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये वैल्यू जो होती है ये किसके बराबर होती है? SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक सरल घनीय स्ट्रक्चर के बराबर होती है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में KCl होता है ये सिंपल क्यूबिक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, अर्थात सरल घनीय प्रकार का एक जालक होता है। अब यदि NaCl अब सरल घनीय का है तो इसका मतलब SCC सरल घनीय हो गया और NaCl यहाँ पर क्या होता है? NaCl यहाँ पर FCC के बराबर आया, तो इससे हमें, और KCl किसके बराबर आया? SCC के, तो इससे हमें अलग अलग का अंदाजा आ जाता है। अब यदि NaCl और KCl की तुलना करें, NaCl और KCl की तुलना करें तो देखिए, तो NaCl और KCl के 100 तलों के प्रथम कोटि के परावर्तन कोण कौन थे? 5.9 डिग्री और 5.3 डिग्री। तो D100 KCl sin 5.9 डिग्री, D100 NaCl sin 5.3 डिग्री बराबर 1.11। पहले तल के लिए 100 के लिए इनके बीच का जो अनुपात आता है वो क्या आता है? 1.11। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एक सूक्ष्म घनीय जालक का आयतन D1003 होता है, तब इन दोनों का आयतन डबल कर दो। तो NaCl और KCl को समान क्रिस्टल संरचना मानते हुए इनके आणविक आयतनों का अनुपात क्या होगा? 111 इसका मान आया है, इसकी क्यूब करेंगे तो 1.37। जो इनके वास्तविक अनुपात के, अब इनका वास्तविक अनुपात जो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है 1.39 आता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि NaCl और KCl की संरचनाएं बिल्कुल समान होती हैं। तो यहां पर देखो एक और ट्विस्ट आ गया, हमने अनुपात से तो निष्कर्ष निकाला कि NaCl और KCl की संरचनाएं लगभग बराबर हैं, लेकिन जब हम ब्रैग समीकरण या जो विधियां हैं उस विधियों से जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें पता चलता है कि NaCl तो FCC प्रकार का है और KCl जो है वो SCC प्रकार का है। तो उसको देखते हैं, जबकि एक्सकरण विवर्तन के अनुसार NaCl और KCl की संरचना अलग अलग है। NaCl एक फलक केंद्रित है जबकि KCl एक सरल घन। इस विरोधाभास को कैसे समझा जा सकता है, मतलब ये अलग अलग वैल्यू किस प्रकार से आई इसको समझने के लिए देखिए
यहां पर हम इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी परमाणु अथवा आयन की प्रकीर्णन क्षमता उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैला देना। जब किसी के ऊपर कोई चीज टकराए तो उसको अगर फैला देता है तो प्रकीर्णन या डिफ्रैक्शन कहलाता है। और वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि उसके बाह्यतम कोश में, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, किसी परमाणु अथवा आयन की प्रकीर्णन क्षमता उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। पोटेशियम और क्लोरीन के बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और इनका आकार भी एक जैसा है, अतः इनकी प्रकीर्णन क्षमता एक जैसी होगी और एक्स किरणों के प्रति दोनों एक जैसा व्यवहार करेंगे। फलतः एक्स किरण विवर्तन में फलक केंद्रित घनीय जालक एक सरल घनीय जालक जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में KCl की संरचना भी क्या होती है? FCC होती है, लेकिन K और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग एक जैसी होने के कारण ये दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे हमें क्या प्रदर्शित होता है? ये SCC प्रकार का प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो उसके अभी इसको देखिए आप किस तरीके से इसकी संरचना होती है। अभी हम बात करते हैं कि CHCl जो होता है। अब हम बात कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड। तो यहां पर हमने देखा कि पोटेशियम और क्लोरीन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इनका आकार समान है और इस वजह से इसकी जो आकृति है वो हमें सरल घनीय प्राप्त होती है। वास्तविकता में इसकी आकृति भी FCC जैसी होती है, लेकिन जिसकी आकृति हमें प्राप्त सरल घनीय होती है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं, CHCl की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, सीजियम क्लोराइड में सीजियम की आयनिक त्रिज्या का मान सोडियम और पोटेशियम की तुलना में अधिक होता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम इन दोनों की आयनिक, अब देखो सोडियम और पोटेशियम तो ऊपर ऊपर है और सीजियम सबसे नीचे है, तो इसका मतलब इसकी आयनिक त्रिज्या तो बहुत बड़ी होगी, तो इसका मान सबसे अधिक होता है। इस कारण इनके त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ जाता है। तो RR इक्वल टू RCS प्लस अपॉन RCl माइनस 1.69 अपॉन 1.81, तो इसका त्रिज्या अनुपात क्या आएगा? 0.933 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी उपसहसंयोजक संख्या, मतलब बॉन्ड बनाने की जो संख्या उपसहसंयोजक बॉन्ड है या जुड़ने की कितनों के साथ जुड़ सकता है, वो संख्या भी 6 से 8 हो जाती है। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात हुआ है कि इसके तल अंतराल के मान कितने हैं? D100 के लिए 1, D110 के लिए √2 और D11 के लिए √3/3। तो 1 के लिए 1 आएगा, √2 के लिए 1.44 आएगा और √3/3 के लिए 0.57 आएगा। अब ये ध्यान रखना है, ये फिक्स वैल्यू होती है BCC की। तो यहां पर हमने पढ़ा NaCl FCC होता है, KCl SCC होता है, लेकिन ओरिजिनली FCC है, लेकिन K प्लस और Cl माइनस के आकार लगभग बराबर होने के कारण वो हमें जो SCC जैसा दिखाई देता है। और CHCl जो होता है बॉडी सेंटर्ड प्रकार का होता है। तो इन्हीं वैल्यू के आधार पर हमें पता चलता है कि ये क्रिस्टल किस प्रकार का होगा और ये वैल्यू ऑलरेडी ज्ञात होती है। देखिए, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि CHCl की क्रिस्टल संरचना BCC प्रकार की और इस तरीके से दर्शाएगी। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब वो क्यूब तो है, उसमें कोणों पर उसके जो कोने हैं वहां पर तो एक एक कण उपलब्ध है ही, एक कण उसके बिल्कुल मध्य में भी उपलब्ध होता है, जिसकी दूरी बाकी सभी फलकों से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, तो अभी आज हमने किसके बारे में बात की? एक बार वापस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने बात की कि हम किस तरीके से जो क्रिस्टल के तल है उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। उसके लिए 5 प्रकार की विधियां हैं। एक होती है ब्रैग की विधि, दूसरी होती है घूर्णी क्रिस्टल विधि, तीसरी होती है पाउडर या डिवाइस शेरर विधि। उसके बाद में जो चौथी विधि होती है, चौथी विधि को हम कहते हैं, ये पाउडर का फोटोग्राफ है किस तरीके से बनता है। चौथी विधि होती है लाउ मेथड। तो 4 प्रकार से हम इसको अलग अलग प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैग विधि है, दूसरी होती है घूर्णी क्रिस्टल विधि, तीसरी होती है डिवाइस शेरर या पाउडर मेथड और चौथा होता है लाउ मेथड। ये सभी के सभी एक्स किरणों से फोटोग्राफिक प्लेट पर जो एक्स किरणें आएंगी उन्हीं के आधार पर ही इसको हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि NaCl को किस प्रकार से जो हमें आंकड़े होते हैं उसके आधार पर हम संरचनाएं किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। तो NaCl के लिए जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो किसके बराबर के होते हैं? ये आंकड़े हमें इसके प्राप्त होते हैं और ये किसके बराबर के होते हैं? FCC के। तो इसलिए NaCl जो होता है उसकी संरचना FCC के प्रकार की होती है। उसके बाद हमने KCl के बारे में बात की। तो KCl के लिए जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो SCC के बारे में SCC के जैसे प्राप्त होते हैं। फिर हमने इनके अनुपात को देखा
जब हमने इनके अनुपात को देखा तब हमें यह पता चलता है कि इनका जो अनुपात आता है वास्तविकता में वो कितना आएगा, 1.37 आएगा। ओरिजिनली इनका अनुपात 1.39 होता है, तो 1.37 और 1.39 लगभग बराबर है, जिसका मतलब NaCl और KCl एक जैसे होने चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ा कि KCl तो होता है HCC और NaCl होता है FCC। इसका कारण यह है कि K+ और Cl- का जो आकार वो एक जैसा और उनके महत्तम कोश में इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो प्रकीर्णन की क्षमताएं अलग अलग हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो ओरिजिनली हैं तो FCC प्रकार के, लेकिन हमें वो HCC जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सीजियम क्लोराइड की संरचना के बारे में बात की, जो BCC प्रकार की होती है और इसका त्रिज्या अनुपात सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड की आयनिक त्रिज्या बाकी पोटेशियम और सोडियम की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने जो क्रिस्टल है, जो हमारा सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट का जो सॉलिड पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।